मैं आजाद हूं, आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। यह नाम खतौली उपचुनाव में जब से गठबंधन को जीत मिली तब से बड़ी चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से राजनीति में, समाज में तो पहले से ही सक्रिय थे, राजनीति में उभर कर सामने आए हैं चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ है, आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं और आज वो यूपी तक के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे दो सहयोगी मोहित और शिवानी भी सवाल जवाब करेंगे इनके साथ। लेकिन जब हमने बात कही खतौली की, क्या हुआ खतौली में इस बार? जनता ने जनमत का प्रयोग किया और रिजल्ट आपके मेरे हम सब लोगों के सामने। लेकिन ये जो खतौली में चुनाव जीता आपने, उसमें आपको क्या लगता है कि किसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण रही? आपकी रही, जयंत चौधरी की रही, या दोनों साथ कैसे आ गए? देखिए, जयंत जी और मैं पिछले एक साल से एक कुछ ही कम समय हुआ है, हम लोग लगातार राजस्थान को लेकर सक्रिय हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं और यूपी में भी हम लोग सक्रिय हैं। मैं खतौली हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ाना चाहती थी, फिर जयंत जी से बात हुई, जयंत जी ने कहा कि हम सब मिलकर लड़ाते हैं और प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन अच्छा लड़े हम लोग, लेकिन जीते नहीं। तो हम एक नई समीकरण बनाना चाहते हैं जिससे कि हम लोग चुनाव जीतें। फिर इलेक्शन स्टार्ट हुआ और फिर इसकी घोषणा हुई गठबंधन की, और फिर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है खतौली की जनता को और वहाँ काम करने वाले भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को, जिन्होंने काम किया, जो हमारे संदेश को लेकर गांव-गांव तक गए, लोगों के बीच में गए और लोगों को अपनी बात कहने का और उनसे जो उनका समर्थन है उसके लिए उनको तैयार करने का काम किया। वोट बहुत बड़ी ताकत है। मैंने तो यही सुना है कि वोट से बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक हमने हारते देखे और इस सीट पे भी बीजेपी ने सारी ताकत लगाई थी। अगर आप देखें, उनके केंद्रीय मंत्री थे, खूब मुख्यमंत्री वहाँ आए, आसपास के जो स्टेट के मिनिस्टर है वो थे, कई विधायक थे, कई सांसद, सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम अपनी बात को बेहतर तरीके से, और जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, पिछड़े, अगड़े, सबके विरोध में है, उनको, उनके साथ जो खेल हुआ, झूठ बोला गया, उस झूठ को का पर्दाफाश करने में हम लोग कामयाब हुए और नतीजा कि जनमत हुआ। और जनमत संग्रह जब हुआ एक बड़े प्लेटफार्म पे, एक अच्छे गठबंधन से, तो बीजेपी में वो परिवर्तन हुआ जिसको 2022 में होना चाहिए था। अच्छा चंद्रशेखर जी, गठबंधन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं राजनीति में, लेकिन ये गठबंधन और ये चेहरे जो हमें खतौली में नजर आए जी, तो क्या वो 2024 में भी साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, जब से खतौली का चुनाव आया है उसके बाद में लगातार ये चर्चा है कि भाई ये जो जोड़ी है वो 2024 में भी कमाल करेगी, तो क्या वो कमाल बरकरार रहेगा? देखिए, मैं अपने विषय में आश्वस्त हूँ कि जब देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए बारे में हम सोचते हैं, तो सत्ता एक ऐसी चाबी जिससे सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और ऐसे में जब बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस प्रशासन को जिस तरह से इन्वॉल्व कर रही है, चुनाव में डराने का काम कर रही हो आम लोगों को, तो ऐसे में सब लोगों को मिलकर मजबूत तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जब समस्या एक है तो समाधान भी एक है, तो उस पर हमें एकजुट होना चाहिए। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, मैंने पहले भी प्रयास किया था और अब भी आपसे कह रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। बाकी मैं और जयंत भाई का एक और अच्छा रिश्ता ये है क्योंकि हम पश्चिम से आते हैं और किसान कमेरों के लिए वो भी, उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी, और जिनको मैं नेता मानता हूँ, चाहे वो सर छोटू राम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे महाराज सिंह भारती जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे मान्यवर काशीराम साहब हो या राम स्वरूप वर्मा जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर, ये सब लोग सामाजिक न्याय की और जो विषमता है समाज में उनके खिलाफ उसको परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहे। तो उनमें मुझ में अच्छी बातें ये हैं कि हम यंग भी हैं और एक क्षेत्र से आते हैं और एक दूसरे की बोली भाषा को समझते हैं। उम्मीद है कि हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपने दोनों भाई बोला है। रजत, आप भी सवाल कीजिए, मोहित आप भी कीजिएगा। आपने दो ही भाई बोला है और ये भाईचारा जो है काफी चर्चाएं हैं इसकी सोशल मीडिया पर, तो ये भाईचारा जो है 2022 में नजर आया, लेकिन उस तरीके से जो नतीजे हैं वो नहीं निकल कर आए। लेकिन खतौली में आपने अभी बोला कि बीजेपी जो है पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम करती है। रामपुर में लगातार आरोप लगे, तो क्या खतौली में भी ऐसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि जीत तो आपकी थी। भाई, आप ही लोगों ने दिखाया, मीडिया के साथियों ने। रामपुर में तो जो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ वो तो हम सब लोगों ने देखा।
मैं तो खुद रह के आया रामपुर, और जिस दिन इलेक्शन था आजम जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और पुलिस और प्रशासन जो है निहत्थे लोगों को पीटने का, जेल भेजने का काम करेगी। मैं अगर रामपुर पे स्पेशली कहूँ, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चेक कीजिएगा एक रात रुक के कि जो जिस कार्यकर्ता के यहाँ आपका प्रोग्राम होगा उसके यहाँ पुलिस चली जाएगी। मैंने नोटिस किया कि जितने मुस्लिम कार्यकर्ता मिलने आए थे लगभग सबको घर छोड़ना पड़ा रात में। इस तरह का तांडव पुलिस वहाँ कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप मुरादाबाद रहेंगे तो शायद ये तानाशाही ना करें, लेकिन वर्तमान के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि सत्ता बदलनी है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। कल सत्ता बदलेगी ना, अधिकारियों को ही नौकरी करनी है। फिर भी उन्होंने जो हालात की वो देखने लायक है कि कहीं 3 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 9 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 8 वोट पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब जनता अपने मत का प्रयोग ही नहीं करेगी तो फिर लोकतंत्र किस बात का। अगर चंद लोग फैसला करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये जो बाबा साहब के सपनों का जो लोकतंत्र था उसकी हत्या है। अब बात करें खतौली की, तो आपने मीडिया के साथियों ने दिखाया कि कैसे एक सीओ जो हैं, जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की कि आधार जो है वो एक सिंबल हो सकता है जिससे आप मत डाल सकते हैं जी, तो वो लौटा देते हैं कैमरे के सामने कि आधार कार्ड नहीं, काफी वो वायरल हुआ। अब वो क्यों लौटाते हैं? कोई सवाल कर रहा है कि अगर वो इस तरह से अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ। वो तो अच्छा हो कि मीडिया के साथियों का मीडिया बड़ा सतर्क था, आम जनमानस में बड़ा विरोध था, तो उन लोगों ने लगातार इस जगहों पर जाके जहां से सूचना मिली, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, 2-2, 3-3 दिन तक हमारे लोग वो करते रहे, धमकियां मिली, पैसे का प्रभाव और तमाम तरह की चीजें, सब चीजें की गई। क्योंकि सत्ता की तरफ से तो पुलिस जो है वो जिस तरह का रोल अदा कर रही है, ऐसे में पुलिस के जरिए आप कितना भी जो है माहौल बना सकते हैं। भाई मुकदमा लिखना पुलिस के हाथ का काम है, धाराएं लगाने पुलिस के हाथ का काम है, तो निर्दोष लोगों को डराया गया, धमकाया गया। लेकिन जनता में जो उबाल था और जो एक सामाजिक भाईचारा बना किसान कमेरों का, उसने सरकार की जड़ें हिला दी। और जो सरकार कहती थी अहंकारी सरकार के हम किससे नहीं डरते हैं, हम नहीं हार सकते हैं, मजे हैं, जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया कि अगर आप सरकार में आके जनता के साथ धोखा करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। मोहित के पास मैं जाऊंगा, लेकिन रामपुर गए आप, एक तस्वीर बड़ी चर्चा में आई। जी, अखिलेश यादव बैठे थे, उनके बगल में चंद्रशेखर बैठे हुए थे और बड़ी मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। क्या बातें हुई? क्योंकि अच्छा इतिहास नहीं रहा है। और क्या जो गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन में सिर्फ जयंत और आप ही शामिल हैं या फिर अखिलेश भी शामिल हैं? देखिए, मेरी बात वार्ता जयंत जी से हुई तो मैं झूठ बोलता नहीं, मैंने आपको सच बात बता दी। अखिलेश जी से उस दिन मेरी वार्ता हुई जब हम रामपुर मंच पे थे, तो मैनपुरी के बारे में हम लोगों ने बात की। हमारा प्रयास था कि मैनपुरी में भी हमने अपनी टीम को सक्रिय किया कि हम लोगों को किसी भी तरह से वहां भी गठबंधन को जीतना है। दूसरा और कुछ बातें हुई जो रामपुर चुनाव को लेकर थी, जिस तरह का माहौल देखा गया। मैं एक शायद आपको जानकारी में ना हो, मैं बता दूं, जिस समय अखिलेश जी वहां पहुंचे तो इतने लोग नहीं जुट पाए थे क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक रही थी। मोहल्लों के सामने पुलिस खड़ी थी। मैं खुद आया हूं, मैं उनके बाद पहुंचा तो मैंने देखा पुलिस किस तरह रोक रही थी। फिर आजम भाई ने अपील की कि अगर आप इस तरह से डर जाओगे, बूटों की आवाज से डर जाओगे, तो फिर हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का मुकाबला किया है, तो अगर आज डर जाओगे तो फिर सामना कैसे कर पाओगे? अब तो यहाँ जो है 2-2 वरिष्ठ नेता आ गए, तो अब तो निकल के आओ। तो फिर लोग धीरे धीरे आने शुरू हुए। तो उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही थी और ये भी चर्चा हो रही थी कि अधिकारी जो आज तानाशाही कर रहे हैं, कल जब सरकार बनने का माहौल बन रहा था तो यही अधिकारी जो हैं मिलने के लिए समय मांग रहे थे। तो बहुत सारी चर्चा हुई। मेरी उनसे कोई, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो मेरी बात हुई और मैं उससे पहले 2 बार उनसे मिला भी। एक बार जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी हॉस्पिटल में थे तब मैं मिलने के लिए गया, देखने के लिए। इंसानियत के लिए जाना चाहिए एक दूसरे के दुख सुख में। जो पार्टी विरोधी भी है, मतलब विचारधारा विरोधी, उससे मिल सकते हैं आप, हम इंसान तो हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे तब मैं घर पे भी गया मिलने के लिए, तब भी हमारी काफ़ी बातें हुई। कुछ आपसी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सरल हुई, दूर हो गई। वार्ता करने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती। अच्छा है। और मेरा ये प्रयास है कि मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। मैं बीजेपी की तरह नफरत की बातें तो नहीं कर सकता हूँ, गोली मारो को और पता नहीं क्या क्या। ये लोकतंत्र की ये सुंदरता नहीं है। लोकतंत्र यानी कि लोगों को जोड़ना है, और आप इस तरह से 80-20 की बात करके राजनीति करते हो, तो आज आप पसमानदा की बात कर रहे हो। 80-20 में क्या वे पसमानदा नहीं आते थे आपके? तो आप वोट के लिए सब कुछ कर सकते हो, जनता ये समझ गई है।
और इसीलिए जनता सबक सिखाएगी और आने वाले कल में भी सबक सिखाएगा। हम लोग भाईचारा बना रहे हैं कि संगठित हों लोग और अपने मुद्दों के लिए लड़े, और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में कामयाबी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अखिलेश यादव के साथ जो गलत फहमियाँ थी वो अब लगातार बातचीत में दूर हुई हैं, तो 2022 के इलेक्शन के समय क्या ऐसी गलत फहमी हो गई थी जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ें कहा कि मैं इंतज़ार करता रहा, बड़े भाई होने के नाते मैंने कई चीज़ें उनके सामने रखी, लेकिन वो जो आप मांग रहे थे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, तो क्या चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं हो सकी थी उन परिस्थितियों में? देखिए, कुछ चीज़ें अभी एक बार और बैठेंगे शायद वो क्लियर हो जाए। जिस बार क्लियर हो जाएंगी फिर मैं सबसे पहले यूपी तक पे बताऊंगा, क्योंकि इन दोनों तीनों मुलाकातों में पॉलिटिकल बात करने का समय नहीं मिला है। तो मुझे लगता है इस बार हम जब बैठेंगे और जब वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से कौन लोग गड़बड़ किए थे, तो फिर मैं उन चीज़ों को यूपी तक पे सबसे पहले रखूंगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने यही सीखा है कि आप सच बोलने की हिम्मत रखिए। उस समय जो मेरा व्यू था, जो मुझे लगा, मैंने वो रखा, और अब मैं जब एक बार क्लियर हो जाएगी जो मेरा व्यू होगा मैं आपसे जरूर रखूंगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं दलित राजनीति, दलित वोट बैंक की, एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है और पश्चिमी यूपी में खासतौर से बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों को कैसे कन्वेंस करेंगे, क्योंकि बहन मायावती का जो एक लोगों का एक सेंटिमेंट है उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे कि नहीं, यहाँ पर आप हमारे साथ आइए, और क्या अगर आपके साथ आते हैं तो उन्हें वहाँ से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? दो चीज़ें हैं। पहली जो आपने बात की ये बड़ी अच्छी है, मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी तक का कि आज आपने मेरे नाम को सही लिया। मीडिया को पता नहीं क्या आदत है कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण जरूर कहते हैं, और मैं अच्छा, ये सवाल जो है, रावण आपने हटवाया क्यों गया? तो शुरू में आप मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मीडिया का काम होता है सही चीज़ों को दिखाना। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है। आज़ाद मैंने जब मानसिक गुलामी छोड़ी और मैंने तय किया कि अपने देश को बचाने के लिए हम लोग को योगदान करना चाहिए, जैसे एक सैनिक सीमा पे अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो आंतरिक जो समस्याएं हैं और जिस तरह से नौजवानों को और बड़े तबके को इग्नोर किया जा रहा है, उनके हकों की आवाज़ के लिए लड़ना चाहिए, तब मैंने अपने नाम के साथ आज़ाद शामिल किया। अब मीडिया ने कई जगह जो है मेरी मूँछों की वजह से शायद रावण लगाया होगा या मेरे व्यवहार की वजह से लगाया होगा, तो मैंने कई बार कहा कि भाई मत कहा करो, लेकिन देखो मीडिया है कि मानती नहीं। तो ठीक है, नहीं ये बात तो यही ठीक है, लेकिन जो मुख्य सवाल मोहित ने पूछा कि यूपी ने लिया, मैं यूपी तक ने लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, देखिए इस देश में एक जाति एक समाज से राजनीति संभव नहीं। इस बात को माननीय काशीराम साहब ने समझा और उन्होंने बहुजन बनाया, यानी कि जो वंचित तबका है, जिनकी कोई बात नहीं उठा रहा है, जिनको वास्तविकता में अवसर मिलना चाहिए, जिनके नेतृत्व होना चाहिए, जिनकी संख्या थोड़ी थोड़ी कम है और उनको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं, उन्हीं वर्गों की राजनीति को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, उसको हम बहुजन कहते हैं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। शायद आप आम आदमी की संपत्ति के लिए कह रहे हैं, बहन जी के लिए मेरी भी बहुत संपत्ति है। मैं उनसे उनका बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैंने कभी आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी एक शब्द भी उनके बारे में गलत नहीं बोला और ना मैं जीवन भर बोलूंगा। हर चीज का एक समय होता है। मैं आपको ही आपके शब्दों में जवाब देता हूं। आपने कहा कि लोगों को रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक बहन जी उस विचारधारा के साथ काम करी थी, समाज ने पूरा साथ दिया। देखिए, इस बार भी तो कुछ वोट चला गया जबकि मुझे नहीं मिला। मैं आपको फिर एक और जगह लेके आता हूँ। अभी दिल्ली में MCD का इलेक्शन हुआ, 1% करीब वोट पड़े। गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुआ, मैं नहीं था गुजरात में, शायद 0.50 के करीब वोट पड़े, 1% से भी आधे। और उसी के साथ साथ जो है चुनाव हुआ हिमाचल में, और शायद 0.40 के करीब वोट पड़े। यानी कि अगर आप 1% भी वोट नहीं ले पा रहे हो और राष्ट्रीय पार्टी हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत है, कहीं ना कहीं लोगों ने आप पे विश्वास करने में कमी अब जता दी है। फिर मैं कहता हूँ, एक समय था कि आप संघर्ष कर रहे थे और आपके फादर मेहनत कर रहे थे कि आपको आगे बढ़ने में का अवसर मिले। और जब बेटा बराबर का हो जाए तो बेटे को चाहिए कि पिता को कहे कि वो अब आराम करें, बेटे को भी चाहिए कि पिता को सुख दे। मैं तो चाहता हूं कि देखो, उनके पास एक अनुभव है, उनको चाहिए ये था कि वो मुझे बेटे की तरह जो है मुझे अवसर देती, जैसे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को दिया। वो मुझे सिखाती, जो मुझ में कमी है उसको दूर करती और मुझसे कहती कि आओ काम करो। झूठ कितना भी फैला लीजिए, सच ये है कि एक बार भी उनकी तरफ से प्रयास में, मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन समाज तो उन चीज़ों को देख रहा है। भाई, हम अगर समाज के लीडर हैं
तो जब समाज के साथ अन्याय होगा तो हमारी चुप्पी बस को भी समाज भी देखता है, और जब समाज के अधिकारों का हनन होगा तो भी समाज देखता है, और जब आप विरोधी खेमे के पक्ष में बात करो तो भी समाज देखता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, लोगों ने देखा 2 अप्रैल का आंदोलन देखा लोगों ने, कि जब माननीय बहन जी ने कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, जब दिल्ली में गुरु घर टूटा, पूरे दलित समाज की आस्था पे को ठेस पहुंची और कई लाख लोग यहाँ आए, तब भी बहन जी ने कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। हमेशा वो इग्नोर करती रही, लोग उनको सम्मान के साथ जो है एक्सेप्ट करते रहे। अब आप ये भी समझिए ना, काशीराम साहब कहते थे कि भाई सत्ता संघर्ष से मिलेगी, और आप बताओ पिछले 5 साल में कहीं एक संघर्ष आपने देखा तो आप बता दो भाई। जब नेता अपने लोगों से दूरी बना लेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग तो तैयार थे, और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो काम करते हैं। एक बार तो उन्होंने बेटा कह के बुलाया होता तो शायद आज परिणाम कुछ और होते। मैंने तो तब राजनीतिक दल बनाया जब उत्तर प्रदेश की सरकार मेरे खिलाफ मुकदमे हैं, जो कि मेरे व्यक्तिगत नहीं है, समाज के लड़ाई, समाज जानता है कि मैं 16 महीने जेल में रहा, मैंने एक बार उफ नहीं की। मेरे साथ कितना अन्याय हुआ, मैंने क्या क्या नहीं सहा। मुझे जहर देने का प्रयास हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, जो कहते भी शर्म आती। फिर उसके बाद जब मैं बीमार हो गया तो मेरा इलाज नहीं होने दिया, मुझे मजबूर किया गया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, तमाम सब चीज़ें की मैंने, सब सहा समाज के लिए। अगर मुझे MP MLA बनना होता तो मैं कोई दल ज्वाइन करके बन जाता, लेकिन मैं विचारधारा नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने दल तब बनाया जब यूपी गवर्नमेंट मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए, उनमें मेरी जो बेल है उसको कैंसिल कराने के लिए दिल्ली यूपी हाई कोर्ट चली गई, इलाहाबाद। तब मुझे लगा कि अगर मैं ज़्यादा दिन अगर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे तरीका नहीं बदलना, बस कपड़े बदलने। तब मैंने राजनीतिक दल बनाया अपने लोगों के सुझाव के साथ। आज हमारे साथ भी लाखों लोग काम करते हैं, उनके लोग रोज हमारे लोगों को अपमानित करते हैं, उल्टी सी बातें कहते हैं। आप मुझे बताओ, मेरी वजह से आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के समर्थन से बीजेपी हारी खतौली में। क्या मैं इस बात को गलत कह रहा हूँ? वरना 2 बार से तो खतौली विपक्ष हारी रहा। बिल्कुल। तो जिनकी वजह से बीजेपी हारी वो एजेंट हो सकते हैं? बताइए आप मुझे। तो रोज हमारे काम को गाली देना ये उनके कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का ठीक नहीं। समाज सब देख रहा है, और मैं आपसे भरोसे से कह रहा हूँ BSP के लोग भी बहुत खुश हैं मेरे आगे बढ़ने से, क्योंकि वो लंबे समय से वो राजनीतिक मतलब ताकत से दूर रहे, उनका घर बना, उनको डर लगता है ऐसा ना हो कि दूसरा बने ना और ये ढह जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गारंटी देता हूँ BSP का हर एक कार्यकर्ता और BSP का हर एक नेता, क्योंकि वो स्वाभिमान लोग हैं, वो सम्मानित होंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उनको एहसास होगा कि अब हमारा दूसरा ताकत भी हमारी तैयार हो रही। और जिस दिन हमारा आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और उतनी ताकत से जितनी बहन जी के साथ खड़े होते हैं। बहन जी भी तो हमारी ही। बहन जी की तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो क्या चंद्रशेखर चुप रहेगा? आप देखना, उनका परिवार भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन चंद्रशेखर को अगर उन बहन जी को खून की जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर खून देगा। और मुझे ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं, मैंने अपने काम से लोगों का दिल जीता, उनका विश्वास जीता है। आज अगर उन लोगों ने वोट दिया मेरे कहे से, तो उनको मेरे नेतृत्व पे और हमारे कार्यों पे उनका विश्वास। चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल आप ही की बात जी में। आपने कहा कि मायावती कहीं ना कहीं अपने परिवार को मानती है, और अगर आपको बेटा मानती है तो आज नतीजे कुछ और होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो परिवारवाद का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगता है, अब मायावती उसी राजनीति पर जो है उतर आई है, और अब परिवारवाद जो है BSP में भी आप देख रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि सभी को चाहिए कि वो नीचे से शुरुआत करे, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल ना टूटे। आप ये बताओ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन वोट का अधिकार दिलाते तो वो स्टेटमेंट देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, अपने आप को खुद को मान्यवर काशीराम साहब का फॉलोवर कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जमीन पे रहने वाले लोगों को, जिनके पास साधन भी थे, उनको नेता बनाया। आप बताओ, अगर पिछले 5 सालों में कोई जमीन पे रहने वाला नेता या उनके यहाँ बना हो? पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के अधिकार के साथ ये बात कही कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। अब आप मुझे बताओ कि पैसे वाले लोग राजा क्यों बन रहे हैं? तो जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, कल अगर मैं भी चाहूं मेरा बेटा आके इसको संभाल ले, तो क्या कार्यकर्ताओं को चोट नहीं पहुंचेगी? तो जो नीचे कार्यकर्ता काम करता है उसकी भी उम्मीद होती है कि भाई मैं भी कल इस दल में आगे बढ़ के नेतृत्व कर सकता हूं, और हमें देना चाहिए मौका। मैं यहाँ से घोषणा करता हूं कि हमारे दल में कभी परिवारवाद नहीं आएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो जातियां जिनको कभी नेतृत्व नहीं मिला, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, नुनिया, चौहान, राजभर, निषाद, ये तमाम जो जातियां हैं, सैन, हम इनको यहाँ इनके यहाँ लीडरशिप खड़ी करें। शेड्यूल कास्ट में भी जो धोखा हुआ उनके साथ, कि उन्होंने तो विश्वास किया, उनके साथ धोखा हुआ, तो पासी, धोबी, कोरी, खटीक, नट, तमाम लोगों में जो है हम लोग नेतृत्व खड़ा करेंगे। हमें तो अवसर की देर है, धीरे धीरे जब वो हमसे जुड़ जाएंगे हम उनमें लीडरशिप तैयार करेंगे और उनको मौका देंगे।
तो मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, सबको सीखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं, आप दल चला रहे हैं तो परिवार ना चलाएं, दल चलाएं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर उनको देखो सरकारें चली जाती हैं।